Hello friends, I welcome you in my YouTube channels. Today we discuss about third chapter why do we need a parliament. हमें संसद की आवश्यकता क्यों हुई. We in India pride ourselves on beginning a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participations in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र देश है. हमारे यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया होती है, जो लोगों की सहभागिता होती है, यहाँ के जो नागरिकों की सहमति होती है, अपने आपसी संबंधों विचारों की जो समझ होती है उनको समझने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर में. It is these elements that together make us a democracy, and it is the best expressed in the Institute of the Parliament. In this chapter, we will try to see how the Parliament enables citizens of India to participate in decisions making the control government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the Constitution. यहाँ पर जो कारण बताए जाते हैं वो किस तरह से हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था का निर्माण करते हैं. सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर हमें अपने विचारों को रखने के लिए संसद मिलती है, पार्लियामेंट मिलती है. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह संसद देश के नागरिकों को उनके डिसीजंस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, गवर्नमेंट्स पर कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार हमारी हेल्प करती है, और उसी के आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण सिंबल्स और की फीचर्स देती. की फीचर्स में केंद्रीय तत्व देती है. वाई शुड पीपल डिसीजंस, कि लोग निर्णय क्यों लेते हैं, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए. इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle, and they were inspired by the ideas of freedom, equality, and participations in decisions making. Under the colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. जब आज़ादी के लिए हमारे देश की जनता एक लंबा संघर्ष जो कि पूरा मुश्किलों से भरा हुआ था, तब हमारे समाज ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई. अलग अलग लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया. वे लोग स्वतंत्रता, समानता और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा लिया और अपने विचारों को प्रेरित किया. कॉनिकल रूल्स के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस चीज़ से भयभीत हुए, डर गए कि लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना नहीं करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन, लेकिन जो आज़ादी के लिए आंदोलन चला उन्होंने वहाँ की स्थिति को बदल दिया. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. जो हमारे नेता थे, आज़ादी के लिए जो हमारे नेता थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की खुलेआम आलोचना की और अपनी मांग रखने लगे. एज फार बैक एज 1858, अगर हम 1885 की बात करें, जहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड दैट देयर विल बी इलेक्टेड इन द की लेजिस्लेटिव विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन. जहाँ पर उन्होंने बजट के बारे में चर्चा की थी और वहाँ पर उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछने का अधिकार मांगा था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक्ट 1909 allowed for some elected representative. उन्होंने आज्ञा दी
कि वो कुछ हद तक निर्वाचन कर सकते हैं, मेंबर्स चुन सकते हैं। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demand of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगर उन्होंने राष्ट्रीय के बढ़ते हुए दबाव के कारण बनी रही, वहाँ की जो स्थिति थी उनके दबाव के कारण बनी रही, लेकिन इसमें सभी वयस्कों को, सभी अडल्ट्स को ना तो वोट डालने का अधिकार था और वहाँ की जो आम जनता थी उनको डिसीजंस होते थे उनमें हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions। कि कॉनिकल रूल के तहत हमारा जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, और जो हम संघर्ष के लिए फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, जहाँ पर लोगों ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी, वहाँ के नेताओं को विश्वास हो गया था कि अगर भारत में सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए, अपने फैसलों से ही उसमें गवर्नमेंट्स में हिस्सा लेने की अगर वो लोग ताकत रखते हैं। वाइल द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, तो मिलने वाली आज़ादी से, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री, तो हम लोग एक आज़ाद देश के नागरिक होंगे। दिस डिड नॉट मीन्स दैट, इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, कि हमारी जो सरकार बनेगी वो चाहे कैसी हो सकती है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड, कि जो सरकार बनेगी वो लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति उनका ध्यान रखेगी, देखभाल करेगी। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्करेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, आइदर दैट ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। इसका मतलब ये था कि जब हमें आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलने के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो जो संघर्ष के दौरान उन्होंने सपने देखे थे वो उनको पूरा कर सकते हैं। हमारे संविधान ने सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिलाया। इट मीन्स कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो लोग और उनके प्रतिनिधित्व कैसे थे। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेटिक इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, आइदर द डिजायर, स्पॉट्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि लोगों का विचार लोकतंत्र के प्रति कैसा है। वहाँ पर जो लोग अपनी स्वीकृति देते हैं उसका मीनिंग क्या है, कि लोग अपनी मर्जी से इन चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट creates a democratic government and decide about it functions। यहाँ पर लोकतंत्र सरकार का कैसे गठन किया जा सकता है और वहाँ के कामकाज के बारे में हम लोग कैसे फैसला ले सकते हैं। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक इज दैट द इंडिविजुअल्स और द सिटीजन्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड दैट इन पार्टिसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक administrations need to have the trust of these citizens। और नागरिक है जो यहाँ के व्यक्ति हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वो सरकार में और जो दूसरी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनमें नागरिकों की आस्था कैसी होनी चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल्स गिव अप्रूव टू द गवर्नमेंट, और व्यक्ति सरकार को कैसे अपनी मंजूरी देते हैं। ऑन द वे ऑफ डूइंग सो, जैसा कि आपने पढ़ा। एज यू रीड इट थ्रू इलेक्शंस, ये सभी किससे हो सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा हो सकते हैं।
people would elect their representatives to the parliament, then one group from among these elected representative form of the government, कि लोग पार्लियामेंट के लिए अपने इलेक्टिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं और उनमें से ही एक सरकार का समूह बनता है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, कि जो जनता के द्वारा बनाया गया समूह है, जो उन्होंने लोग चुने हैं, उनको अगर हम मिला दे तो वो हमारी संसद बन जाती, वो हमारी पार्लियामेंट बन जाती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट, कि इस तरह से हमारे द्वारा जो लोग चुने जाते हैं वो सरकार बनेंगे और उन पर नियंत्रण रख सकेंगे। द अबव आइडियाज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन एन इम्पोर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। जैसा कि आप लोगों ने अपनी 6th और 7th क्लास की बुक्स में इनके बारे में पढ़ा है, इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है, रिप्रेजेंटेटिव की हम लोग कैसे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन एट different level of government. Let us recall these ideas of doing the following exercise, कि हम लोग सरकार के जो अलग अलग स्तर होते हैं उन पर हम कैसे लोगों का चुनाव करते हैं। इन चीज़ों को दोहराने के लिए हमें नीचे एक अभ्यास दिया गया है, इसमें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन who an MLA is and how the person gets elected। पहला है कि MLA कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे किया जाता है। उसको समझने के लिए हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं और रिप्रेजेंट जो उनको चुनते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हम लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सेकंड, डिस्कस विद योर टीचर the difference between a state legislative assembly विधानसभा एंड द पार्लियामेंट लोकसभा। हम अपने शिक्षक के साथ बात करके अपने टीचर से बात करेंगे कि हमारी जो राज्यसभा है, राज्य विधानसभा है, और संसद जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। थर्ड, फ्रॉम द लिस्ट बिलोइंग आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। हमें कुछ कामों के विकल्प दिए गए हैं, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन कौन से केंद्र सरकार के कार्य है और कौन कौन से राज्य सरकार के हैं। फर्स्ट, द डिसीजन ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुली विद चाइना, कि जो हमारे चीन के साथ शांतिपूर्वक संबंध बनेंगे उनको कैसे रखा जा सकता है, ये काम हमारा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हमारा काम करती है। सेकंड, द डिसीजंस ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिस्कनेक्ट रूल्स ऑफ एग्जाम्स इन क्लास 8th फॉर ऑल स्कूल्स अंडर इट बोर्ड्स, कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे स्कूल्स होते हैं 8वीं क्लास हो है उनको बोर्ड के अंदर रखा जाए या बोर्ड से बाहर रखा जाए। ये कार्य करती है हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार काम करती है। थर्ड, इंट्रोडक्शंस ऑफ अ न्यू ट्रेनर कॉन्टैक्ट कनेक्शंस बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अजमेर और मैसूर के बीच जो हमारी नई न्यू ट्रेन चलने वाली है, नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, वो कार्य किसके अंदर आएगा, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। थर्ड, जो 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत किया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द, आपको नीचे एक पहरा दिया गया है, इसमें आपको कुछ खालिस्तान दिए गए जिनमें आपको ऊपर दिए गए हेल्प बॉक्स से इसको पूरा करना है। और लास्ट में आपको बताया गया है कि आप लोग सरकार के जो कार्य होते हैं हम उन पर कैसे एग्री होते हैं और उन पर एग्री क्यों नहीं होते, लोगों का क्या
रिएक्ट होता है, लोग चुनाव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम एक नाटक के जरिए इन तीनों को समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।